नि, कल हमने निबंध के बारे में, जो निबंध क्या होता है, निबंध क्यों हमारे सिलेबस के अंदर है, निबंध को किस तरह से लिखा जाता है, निबंध के अंदर कौन कौन से ऐसे जो है तत्व है जो निबंध के अंदर आने चाहिए, कौन से आयाम हमको किस तरह से आयाम खोलने हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। और एक टॉपिक हमने उठाया था संस्कृति, और संस्कृति के बारे में समझा था संस्कृति होता क्या है, कैसे जो है संस्कृति के ऊपर अगर कोई निबंध आता है तो हमको उसके अंदर कौन कौन सी बातों को लिखना है या कौन सी बातों को ध्यान रखना है, किस तरह से हमको संस्कृति के आगे जो वर्ड आएगा, जैसे राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, शैक्षणिक संस्कृति, जो भी संस्कृति के जितने भी आयाम हो सकते हैं, तो उसमें हमको कौन सी बातों को ध्यान देना है, ये चीज़ हमने समझी थी। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग का मुख्य परीक्षा होती है, उसका पेपर 6 के अंदर निबंध जो है वो निबंध एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने है, ठीक। और उसके अंदर संस्कृति से जुड़ा हुआ निबंध लगातार आते हैं हर साल, लगभग 2014 को छोड़ के लगभग हर साल जो है हमको संस्कृति से जुड़े हुए निबंध कभी 250 शब्दों में, कभी 1000 शब्दों में, कभी 500 शब्दों में हमको मिले हैं, ठीक। आखिरी पिछला साल भी जो रहा 2020 का, तो 2020 में पूरा जो है इन्होंने अपना खाका बदला, जो प्रश्न पूछने का तरीका बदला, लेकिन फिर भी निबंध में संस्कृति अपने आप में जो है एक सबसे पहला जो उन्होंने निबंध दिया था वो था भारतीय संस्कृति के आदर्श, मूल आदर्श, ठीक। तो संस्कृति सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सिलेबस का, निबंध के सिलेबस का, उसके बारे में हमने जाना था। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम ये करने वाले हैं कि हम सभ्यता और संस्कृति में अंतर, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है सभ्यता एवं संस्कृति, तो सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है, सभ्यता और संस्कृति के बीच में संबंध क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको आज समझनी है। इसके अलावा हम आज जो आखिरी निबंध जो आया था 2020 का, कि भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श, उसको समझेंगे। इसके बाद समय बचा तो हमारे पास 3 और जो है मुद्दे हैं, उदारीकरण, अपना निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो ये 3 मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम ये समझ लें, कल हमने जो समझा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, कि संस्कृति होती क्या है। तो संस्कृति क्या होती है, हमने समझा था कि संस्कृति, एक तो संस्कृति क्या होती है, तो संस्कृति सबसे पहले हम जो परंपराएं हैं उनका योग होती है संस्कृति। जो भी परंपराएं हमारे यहाँ कहीं भी जो भी परंपराएं चली आ रही है पिछले पुराने समय से, वो परंपराएं बन जाती है एक पहचान। तो ये परंपराएं आपकी पहचान बन गई, और यही पहचान क्या कहलाती है, आपकी संस्कृति, ठीक। उदाहरण हमने देखे थे सब जगह, कौन से किस जगह पे कौन सा, जैसे भारत देश की संस्कृति का हमने समझा था, यूएसए की संस्कृति का हमने समझा था, तो हमने वो संस्कृतियाँ समझी, हमने संस्कृतियाँ किस तरह से परंपराएं होती है, परंपराएं पहचान बन जाती है, और यही पहचान फिर बाद में यही पहचान हमारी संस्कृति कहलाती है। तो हमने एक बात तो ये समझी थी कि जो हमारी परंपराएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही है, वो सारी क्या है, संस्कृति है। दूसरी बात, संस्कृति क्या होती है, संस्कृति सीखी जाती है। कौन सिखाता है आपको, गुरु। आप जानते हैं भारत देश में सदगुरु की एक परंपरा रही है, एक होता है गुरु, दूसरा होता है सदगुरु, ठीक। गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है, गुरु आपको सिखाता है, जैसे परंपराएं जो पुराने समय से चली आ रही है, वो परंपराओं के बारे में आपको कौन सिखाता है, गुरु। या गुरु आपको कैसे सिखाता है, वो जैसे माता पिता आपको, हम कहते हैं कि हमारे सबसे पहला गुरु जो है हमारे जीवन में, वो हमारे माता पिता होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो क्या सिखाते हैं हमको, वो हमको संस्कार देते हैं, ठीक। जो संस्कार उन्होंने पाए अपने माता पिता से, उनके माता पिता ने पाए उनके माता पिता से, तो ये सारे जो संस्कार है जो बहते चले आ रहे हैं, तो संस्कृति निरंतर होती है, निरंतरता होती है संस्कृति के अंदर, ठीक। परंपराएं होती है जो पहचान बन जाती है, वही संस्कृति कहलाती है, ठीक। संस्कृति सीखी जाती है। इसके बाद में संस्कृति के अंदर क्या होती है, निरंतरता होती है। निरंतरता क्यों होती है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है, एक के बाद एक, ठीक। इसके बाद में संस्कृति प्रभावित होती है हमारे आसपास के तत्वों से, ठीक।
तो संस्कृति में परिवर्तन होता है किसके साथ? समय के साथ। तो संस्कृति परिवर्तनशील होती है। और इसके बाद में संस्कृति क्या होती है आपकी? जैसे हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा जो है बोलचाल की भाषा जो है, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, ये सारी हमारी संस्कृति है। तो हमने ये समझा कि संस्कृति, अब संस्कृति को हमने फिर बाद में देखा था कि किस तरह राजनीति से संस्कृति जोड़ी जाती है, किस तरह समाज के साथ संस्कृति जोड़ी जाती है, किस तरह जो है किसी संस्था है उसके साथ संस्कृति जोड़ी जाती है। तो संस्कृति पहचान किसी भी समाज की, किसी भी संस्था की, हमारे देश की, हमारे परिवार की, ये सारी ये जो है संस्कृति अपने आप में एक वर्ड है, ठीक। इसके बाद में आपको किसी भी उसकी संस्कृति पहचाननी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी जो परंपराएं हैं उस जगह की, उस स्थान की, या तो उस देश की, या उस समाज की, या उस परिवार की, या किसी व्यक्ति की, तो आपको जो परंपराएं जो वो सीखा हुआ है वो उसकी संस्कृति की द्योतक है, ठीक। ये उन्होंने सीखी है अपने गुरुओं से, गुरु माता पिता है, उसके बाद उनके शिक्षक हैं, उनके मित्र हैं, उनके आसपास वाले हैं, समाज उनको सिखाता है, ठीक। और सीखने के बाद इसके बाद में निरंतरता इसमें होती है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है और ये परिवर्तनशील होती है समय के साथ में। तो संस्कृति आपकी जो है, संस्कृति क्या होती है? तो ये हमने समझा कि ये सारी संस्कृति होती है। अब इसको राजनीति में ट्रांसफ़र करना है आपको, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी क्या पहचान है। तो भारत देश की राजनीतिक संस्कृति की अगर बात की जाए तो राजनीतिक संस्कृति कैसी है भारत देश की? तो हम लोकतंत्र है, ये हमारी संस्कृति है। हम गणतंत्र है, ये हमारी संस्कृति है। हम पंथ निरपेक्ष है, ये हमारी संस्कृति है। हम समाजवादी है, ये हमारी संस्कृति है। हम भ्रातृत्व की भावना रखते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो भारतीय राजनीतिक संस्कृति की अगर बात करें तो आपको इस तरह से जोड़ना है। सामाजिक संस्कृति की बात करें तो किस तरह से समाज का ताना बाना हमारा जुड़ा हुआ है। तो हमारी संस्कृति किस तरह से? हमारी संस्कृति वर्ण व्यवस्था से निकली है। हमारी सामाजिक संस्कृति जो है वो वर्ण व्यवस्था के अलावा जातिवाद से जो है निकली है। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसके ऊपर हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका असर पड़ा है, धर्म सुधार आंदोलन उनका असर पड़ा है, समाज सुधार आंदोलन उनका असर पड़ा है। तो एक सामाजिक संस्कृति अगर आपको देखनी है तो हमारा समाज की क्या पहचान है, राजनीतिक संस्कृति देखनी है तो उसकी हमारी राजनीति की क्या पहचान है। आज हम बात करें तो हमारी राजनीतिक संस्कृति की के समक्ष चुनौतियाँ, अगर आपको निबंध आता है इस तरह का, तो सबसे पहले आपको हमारी संस्कृति क्या है, हमारे आदर्श क्या है, उन बारे में बात करनी पड़ेगी, ठीक। हमारे आदर्श जो है वो संविधान के प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, वही हमारे आदर्श है, हमारी राजनीतिक संस्कृति के आदर्श, ठीक। उनके समक्ष चुनौतियाँ क्या है? तो जैसे भ्रष्टाचार, आज जैसे अभी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो हो रहा है, ठीक। महाराष्ट्र में जो हो रहा है कि महाराष्ट्र में विधायक इधर से उधर दल बदल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार केवल धन के कारण नहीं होता, भ्रष्टाचार किसी भी पद का लोभ, अपनी जो कार्य है उसको सही तरीके से न करना, जानबूझकर, जानते हुए किसी कार्य को सही तरीके से नहीं करना, यही भ्रष्टाचार है, ठीक। तो अगर आप पद के लोभ में नहीं जा रहे हैं, अगर आप किसी ईडी सीबीआई के से बचने के लोभ में नहीं जा रहे हैं, आप इस लोभ में जा रहे हैं कि ये जो जिस जगह में हूँ ये अभी गलत है, यहाँ से मुझे छोड़कर कहीं और जाना चाहिए, या यहाँ से मुझे छोड़ना चाहिए, जगह को मुझे छोड़ना चाहिए। उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसका, आपका बेस जो है उसके पीछे आधार अगर आपका सही है तो आप भ्रष्ट नहीं है। आपका आधार गलत है तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। तो भ्रष्टाचार, उसके सामने चुनौतियाँ। तो जब चुनौतियों की बात आएगी तो हमको हमारी जो वास्तविकता है उसकी बात न करके हमारे आदर्श की बात सबसे पहले करनी है। आदर्श के बाद में फिर जब हम जाएंगे कहाँ पे? चुनौतियों में। तो फिर उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ? तो भ्रष्टाचार, जातिवाद के अलावा हमारा क्षेत्रवाद के अलावा जो है सांस्कृतिक जड़ता, ये सब जो है हमारी चुनौतियों में आ जाएगा। तो हमको आदर्श क्या है, परंपराएं क्या है जो हमारे आदर्श से पहले उनकी पहचान करनी है। उनकी पहचान के बाद में हमको उनकी चुनौतियों की पहचान करनी है। चुनौतियों की पहचान के बाद अगला जो है आपका कि उन चुनौतियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो आप जब भी संस्कृति की बात करें तो हमारे आदर्श को देखें। राम राज्य जैसे हमारा एक आदर्श है, ठीक। तुलसीदास हमारे आदर्श कवि है। पूछा भी गया प्रश्न, जैसे जो है अभी 1 मिनट मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ कि
तुलसीदास से जैसे एक प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था? एक मिनट देखने को। अच्छा, एक प्रश्न है, मोबाइल संस्कृति बदलता परिदृश्य। मोबाइल संस्कृति बदलता परिदृश्य, ये प्रश्न है कब का? वर्ष 2019 का प्रश्न है, 250 शब्दों में लिखना था। ठीक, संस्कृति तो हमने राजनीतिक भी देख ली, सामाजिक भी देख ली, ये मोबाइल संस्कृति क्या है? ठीक, संस्कृति पहचान, ये हमने, हमारी जो पहचान है वो सीखी जाती है, निरंतर होती है, परिवर्तनशील होती है। मोबाइल आने के बाद में मोबाइल संस्कृति ये क्या है? ये एक नई संस्कृति अभी अभी विकसित हुई है। इसके कुछ जो है आपको तत्व पहचानने पड़ेंगे। इन तत्वों को पहचानने के बाद में इनकी चुनौतियों को पहचानना पड़ेगा। इन चुनौतियों को पहचानने के बाद में आपको ये किस तरह से अपने परिदृश्य को बदल रही है, अपने आसपास की चीज़ों को कैसे बदल रही है, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये दोनों देखने के बाद में फिर उसके जैसे सकारात्मक इसके जो तत्व है वो किस तरह से हैं मोबाइल संस्कृति के। आई बारिश बंद हो गई? अच्छा, आ रही, आ जाओ। मेरे को लगा बारिश पता नहीं कब तक चलेगी, तो अपन ऑनलाइन ही चले जाएं, है ना। नया कुछ नहीं बताया अभी तक, है ना। हाँ, वही चीज़ रिपीट की है ना। तो आपने कुछ उत्तर लिखे हैं क्या? चलो फिर बाद में चेक करेंगे, है ना। अभी आज जो है वैसे तो हमको सभ्यता संस्कृति के बारे में बात करनी थी, है ना, कि सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, इन दोनों के बारे में। और इसके अलावा एक जैसे पिछले साल जो क्वेश्चन आया था भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श, है ना, 1000 शब्दों में था, तो थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, तो अभी हमने वही जो पढ़ रहे थे वही रिवाइज़ किया। इसके अलावा एक प्रश्न है जैसे 2019 का है 250 शब्दों का, कि मोबाइल संस्कृति और बदलता परिदृश्य, है ना। तो इसको ये इन्होंने दो चीज़ों को जोड़ा है इसके अंदर। हमारे इसमें जो सिलेबस में है वो ये ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स है, सुशासन है। सुशासन के अलावा सतत विकास लक्ष्य है। सतत विकास लक्ष्य के अलावा जो है इसके बाद में ये आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ये सब जो है, और विज्ञान, ये सारी चीज़ें मिलके और जो है एक ये प्रश्न बना रही है। मतलब इन सब चीज़ों को जोड़ के इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया, क्या? मोबाइल संस्कृति बदलता परिदृश्य। तो इस पे आप उत्तर लिखना 250 शब्दों का, है ना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, कल तक जो पढ़ा था उसका रिवीजन किया था। आज हम आगे उसको देखते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग, दोनों में क्या अंतर है। ठीक, तो ये जैसे हमने देखा कि संस्कृति परंपराएं हैं। ठीक, एक हमने कहा कि संस्कृति सीखी जाती है, एक कहा निरंतरता इसके अंदर है, चौथा का परिवर्तनशील है। ये संस्कृति हमने समझ ली कि संस्कृति ये सब होती है। इसके बाद में अगला है कि सभ्यता क्या होती है ना। संस्कृति अगर ये है तो सभ्यता क्या है? तो एक स्टेटमेंट है सभ्यता के और संस्कृति में अंतर करने के बारे में, कि सभ्यता वस्तु है जबकि संस्कृति गुण है। ठीक, क्या है स्टेटमेंट? सभ्यता वस्तु है जबकि संस्कृति गुण है। ठीक, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? ये स्टेटमेंट जो है, इससे आपको क्या समझ में आता है? कोई जो है आपके पास एग्जांपल है इस तरह का कि जो इस स्टेटमेंट को जो है क्लेरिफाई कर पाए? हाँ हाँ,
होता है, जैसे हम आपने कपड़े का एग्जांपल दिया था, हाँ किसी भी चीज़ को आकार देने के बाद हाँ हम शब्द को चलाते हैं। हाँ तो गुण में संस्कृति ऐसे रहेगी जैसे हमारे रिचुअल जो चले आ रहे हैं हाँ उन्हें फॉलो करो। हाँ, कैसे मतलब? जैसे काली टीके वाला हुआ है कुछ। नहीं, कपड़े के ही उसमें जाओ ना। जैसे कपड़ा है तो कपड़ा पहनना सभ्यता है। हाँ, पर कौन सा कपड़ा पहनना है वो संस्कृति। हाँ, किस तरह का कपड़ा पहनना है वो संस्कृति है। जैसे हम साउथ इंडिया में जाएं तो वो लुंगी बांधना उनका जो है वो लपेट के, आप जब भी देखेंगे साउथ इंडिया की मूवी तो आजकल बहुत चल रही है, तो उसमें आप देखेंगे तो जब भी उनके यहाँ पे कोई वो हो रहा होगा, शादी वादी हो रही होगी, तो वो सब लोग जो है वो बांध के और एकदम सफ़ेद कपड़ा बांध के और जो है आते हैं। तो क्या है, वस्तु है क्या, कपड़ा जो है वो सभ्यता है, पहनना, कपड़ा पहनना सभ्यता है। लेकिन कपड़े किस प्रकार के पहने, उस कपड़े का गुण क्या होगा, वो संस्कृति है। अगर आपको ऐसे समझना है तो ये चीज़ आपको इसमें आप किसी भी एग्जाम्पल को डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे पका हुआ खाना खाना आपकी सभ्यता है ना, कि आपने पका हुआ खाना खाना, आपने जो है पाल के जो है एक जानवर को बड़ा किया, उसको फिर जो है आपने मारा काटा, उसके बाद में आपने उसको पका के खाया, ये आपकी सभ्यता है। आपने जो है गेहूँ पैदा किया, गेहूँ पैदा करने के बाद में उसको बड़ा किया, उसको काटा, उसको पकाया, उसको खाया, ये आपकी सभ्यता है। संस्कृति क्या है? आप वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, या ये आपकी संस्कृति है कि आप किस प्रकार का खाना खाना पसंद करते हैं, या आपका खान पान किस तरह का है। जैसे जब हम आदिवासियों में जाते हैं, अगर जो है जनजातीय इलाके में जाएंगे तो वो मोटा अनाज खाना पसंद करते हैं। हमारा जब एमपी पढ़ते हैं तो उसमें आपको मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पेज किसी का जो है नाश्ते में जो है वहाँ खाया जाता है किसी जनजाति में। अब वो उसकी संस्कृति है, ठीक। तो सभ्यता और संस्कृति में ये अंतर है कि ये सभ्यता जो है वो वस्तु है, संस्कृति गुण है, ठीक। सभ्यता समय के साथ बदल सकती है। सभ्यता के साथ ऐसा है कि जैसे हम जब हड़प्पा में जाएं तो हड़प्पा हमने एक जगह पे रहना शुरू किया, ठीक। रहना शुरू करने के बाद मतलब हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर से सरप्लस निकला, सरप्लस से फिर जो हमने एक अर्बनाइजेशन, एक अर्बन कल्चर डेवलप किया। वो अर्बन कल्चर के कौन कौन से तत्व है वो सारे किस में चले जाते हैं, फिर सभ्यता में, सिविलाइजेशन में, ठीक। क्या समझे? जैसे अब इनमें अंतर करो कि वहाँ पे कौन सी संस्कृति थी और कौन सी सभ्यता थी। हाँ 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 और संस्कृति जो पहनावा करते थे या जो भी उनके में जो रिचुअल्स होते थे या फिर वो एक ही जगह पर रहते थे, उन्होंने ज़्यादा फैलाव नहीं किया, तो उसको संस्कृति मान सकते हैं। उसका या सिंधु की पूजा करते थे, अभी के टाइम में तो सिंधु को नदी माना जाता है, पूजा नहीं करते। अब जैसे चलो हड़प्पा वाला एक एग्जांपल और मेरे दिमाग में आया था अभी, कि जैसे हम अगर सभ्यता और संस्कृति के बीच में अंतर करें तो आग का हमने सबसे पहले क्या किया, आग का आविष्कार किया। आग हमने बनाई है ना, आग का आविष्कार हुआ, तो आग का आविष्कार हुआ, ये क्या है, ये सभ्यता है, ये शुरुआत हुई है आपकी। आग का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद में क्या किया, मैंने आग का आविष्कार किया है, मान लो मैंने आपको सिखाया कि ये आग आप जो है इस तरह से जलाते हैं, मैंने उनको सिखाया, आपने उनको सिखाया, फिर उन्होंने उनको सिखाया। क्या हुआ, ट्रांसफरेबल चीज़ है ये, जिसको हमने एक दूसरे को सिखाते चले गए, आग जलाना। अब क्या हुआ, मैंने आपको जब सिखाया तो आपने क्या किया उसका, कि आग जो जलाई उससे एक मशाल बना ली, ठीक। उन्होंने क्या किया, मशाल से आगे बढ़ गए, उन्होंने उससे मिट्टी के बर्तन पकाने सीख लिए, उससे फिर वो आगे बढ़ गए, उन्होंने क्या किया कि आग से जो है कुछ और चीज़ जो है नई इन्वेंट कर दी। तो जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम क्या है, एक पहचान ढूंढते हैं कि इस जगह पे हमने, आग जो है वो आपकी पहचान बन गई, आग हमारी संस्कृति की पहचान बन गई, ठीक। और उससे जो नए आविष्कार होते चले गए, जो विकास होते चले गए, वो सभ्यता है। तो हम संस्कृति का जब भौतिक रूप विकसित करते हैं संस्कृति का उपयोग करके, तो उसको हम फिर सभ्यता कहने लग जाते हैं, ठीक। तो जो गुण है, किसी भी चीज़ का गुण वो आपकी संस्कृति, उसकी जो पहचान है वो उसकी संस्कृति है, ठीक। और जो वस्तु जो उन्होंने बनाया उस समय में, मतलब विकसित करते चले गए, वो एक जगह पे रहे, अर्बन कल्चर उनने डेवलप किया, वो उनकी संस्कृति है कि वो नगरीकरण के एक जो है नगरी स्वरूप में रहने लगे। उन्होंने क्या किया, शिल्प विकसित किया, उन्होंने अपना जो है एक व्यापार विकसित किया, तो व्यापार उनकी संस्कृति है, पर वो क्या व्यापार कर रहे हैं वो उसकी सभ्यता है, ठीक। मतलब
संस्कृति और सभ्यता में ये अंतर है कि संस्कृति एक पहचान, एक गुण है, आंतरिक और बाह्य व्यापार। हड़प्पा का वो बाहर जो है अपना बाहर भी व्यापार कर रहे हैं, वहाँ ले जाते थे अपने मेसोपोटामिया और वहाँ सब, तो वो क्या हुआ, वो उनकी वो क्या हुई, वो सभ्यता हुई, है ना। वो सभ्यता की पहचान है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान क्या है, उनका व्यापार, है ना। संस्कृति क्या है उनकी, फिर व्यापार उनकी संस्कृति है, किस तरीके से करना वो उनकी सभ्यता है। ठीक, तो सभ्यता और संस्कृति में ये अंतर है कि जब भी अंतर लिखना है तो आपको ये लिखना है, एक स्टेटमेंट क्लेरिफाई कर देगा, सभ्यता क्या है, वस्तु है, संस्कृति गुण है, ये चीज़। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। अब आखिरी जो लास्ट जो निबंध आया 1000 शब्दों में, भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श, है ना। तो इसके ऊपर आपने किसी ने उत्तर लिखने की कोशिश की है, इस पे नहीं लिखी। अभी क्वेश्चन 2-3 तरह से आए हुए हैं भारतीय संस्कृति जुड़े हुए। एक तो मूल तत्व क्या है, आदर्श क्या है, विशेषताएं क्या है, इन तीनों में क्या अंतर है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, है ना, आदर्श और विशेषताएं, ये सारे वर्ड्स इसलिए हमको समझना जरूरी है, इसके बिना हम उत्तर फिर लिख नहीं पाएंगे। कि अगर हमें ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो उत्तर फिर जो है आप लिख देंगे, अगर आपको ये समझ होगी कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक, तो मूल तत्व किसको बोलेंगे, आप कौन से मीडियम से हैं, हाँ हिंदी, आप इंग्लिश। तो तत्व मतलब आप जब ये तत्व को इंग्लिश में करते हैं हम तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, है ना। एलिमेंट्स, फिर इनसे बन के, इनसे मिलके पदार्थ बनता है। ठीक, तो भारतीय संस्कृति के साथ भी यही है, उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, उन सब एलिमेंट्स से मिलके वो कल्चर बना होगा। ठीक, तो जब तत्व की बात करें तो हमको वो सारी चीज़ें खोजनी है, कौन सी, किसी भी बारे में, ज़रूरी नहीं भारतीय संस्कृति हो, किसी भी बारे में अगर आपको ये बात करें, किसी ने पूछा कि इसके तत्व बताइए, इसके एलिमेंट्स, तो तत्व मतलब उसका शाब्दिक अनुवाद जो होता है उसी के ऊपर हमको जाना है। शाब्दिक अनुवाद क्या है तत्व का, कि जिससे मिलके सारी चीज़ें, तत्व हम एलिमेंट जो बोलते हैं उसको, जैसे हम अगर हिंदी में जाएँ या संस्कृत में जाएँ, तो जो हम आज लोहे की बात करते हैं तो लोहा उनके लिए एक एलिमेंट है ना। तत्व का मतलब लोहा। तो जिन जिन चीज़ों से बनके भारतीय संस्कृति निर्मित हुई है वो सारे तत्व। आदर्श क्या है, फिर जैसे हम भारतीय संस्कृति के तत्व देखें अगर, तो तत्व कौन कौन से हैं भारतीय संस्कृति के। भारतीय संस्कृति बनी कैसे हैं, सबसे पहले आप जब जाएंगे तो एक हमने बात की थी संस्कृति और समाज की। संस्कृति किसके लिए होती है, समाज के लिए। समाज में व्यक्ति जो है वो ठीक तरह से रहे, इसलिए हम संस्कृति तैयार करते हैं, है ना। तो हमारा समाज किस तरह से बना हुआ है, भारतीय समाज। भारतीय समाज का सबसे छोटा रूप कौन सा है, परिवार। तो ये एक हमारा तत्व हो गया भारतीय संस्कृति का, क्या, परिवार या कुटुंब। ये परिवार जो है यही क्या होता है, संस्कृति का जो है, संस्कृति को आगे भी बढ़ाता है, और ये एक तरह से संस्कृति जहाँ विकसित होती है, शुरुआत जहाँ पे होती है। तो तत्व में सबसे पहले आपका क्या हो गया, परिवार। इसके बाद में समाज, परिवार से समाज बन गया। तो हम सबसे बारीक जगह पे जा रहे हैं, परिवार। परिवार के बाद में फिर जब परिवार में आप जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, ठीक, तो किसी परिवार के अंदर सबसे आदर्श स्थिति क्या होगी, जब शुरुआत हो रही है, आप जो है सीखा जा रहा है सब कुछ। तो जैसे संस्कृति को पूरी तरह से, हमारे भारतीय संस्कृति को कोई फॉलो कर रहा है कोई परिवार, तो उसमें आप क्या देखेंगे, अध्यात्मवाद देखेंगे, है ना। अध्यात्मवाद देखेंगे तो हमने सबसे पहले अध्यात्मवाद पे ध्यान दिया। फिर उसके बाद में हमको ये चीज़ समझ में आई, केवल अध्यात्म से काम नहीं चलेगा, तो हमने पुरुषार्थ की बात की। कौन सा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें धर्म और मोक्ष तो अध्यात्म से जुड़े हैं, अर्थ और काम जो है वो किससे, भौतिकवाद से। तो मूल तत्वों में फिर आप क्या बोलेंगे कि परिवार है, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद, इन दोनों का मिश्रण है। ठीक, फिर तीसरा आप जाएंगे तो और क्या है हमारे इसमें तत्व। जब भारतीय संस्कृति के तत्वों की बात करें
और जैसे किस किस से मिलके बनी है भारतीय संस्कृति? एसिमिलेशन, समरसता हमारे इसमें है ना, सहिष्णुता हमारे इसमें है, तो सहिष्णुता, ग्रहणशीलता हमारे इसमें है। मतलब अगर हम बात करें अलग अलग धर्मों से मिलके बनी है तो इसका मतलब वो ग्रहणशील है। हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ आती है उन सबको अच्छा ग्रहण करते हैं, बुरा बुरा छोड़ देते हैं। या फिर कोई नया समाज हमारे इसमें आया, जैसे हूण आए, शक आए, कुषाण आए, तो इन सबको हमने ग्रहण कर लिया, शामिल कर लिया हमारे अंदर। तो ग्रहणशीलता हमारा एक तत्व है। और क्या है? हाँ, भाईचारा किस तरह से? हाँ, वो किस तरह से है? हिंदू मुस्लिम को, जैसे आज हम बात करें तो भाईचारे की बात कर सके, भाईचारे की बात जैसे आप कह रहे हैं कि भाईचारा है, तो ये भारतीय संस्कृति का मूल तत्व रहा है शुरू से, है ना, भ्रातृत्व की भावना आपस में। तो हमारी इसको क्या बोलेंगे, भ्रातृत्व की भावना को अगर आपको एक एलिमेंट के रूप में लिखना है तो उसको फिर सहिष्णुता में ले लेंगे हम, कि हम सहिष्णु हैं, है ना। सहिष्णु नहीं, सहिष्णु होने का मतलब तो ये होता है कि हम एक दूसरे को वो कर रहे हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसका जो एक वर्ड में क्या बोलेंगे इसको? बंधुत्व की भावना, है ना। तो बंधुत्व हमारे बीच में, और ये बंधुत्व हमको जोड़ के रखा हुआ है, ठीक। इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जिसने भारतीय संस्कृति के तत्व जो है, जैसे वासुदेव कुटुंबकम हमारा पहले से चला आ रहा है, किसी भी हमारे आता है भगवान की तरह स्वागत करते हैं उसको। तो ये कहाँ जाएगा, वसुदेव कुटुंबकम आपका आदर्श में, ये हमारा आदर्श है। हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, हम किस उससे बने, वो तत्व है हमारा। हम किस व्यवहार किस तरह से करते हैं, वो हमारे भारतीय संस्कृति के आदर्श है। इसके अलावा और कौन से तत्व हो सकते हैं भारतीय संस्कृति के? हाँ हाँ, एक दूसरे के प्रति व्यवहार, बंधुत्व, वो भी हमारा आदर्श है। वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो तत्व भी है, आदर्श भी है। तो वो अभी जैसे वसुधैव कुटुंबकम ये तत्व में नहीं आता, इसलिए अभी उधर लिख दिया, है ना। अब इसके अलावा और कौन सा तत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमको दिखता है कि इसके बिना भारतीय संस्कृति होती ही नहीं? प्रकृति के साथ में जो हमारा जुड़ाव है वो, है ना। तो प्रकृति से जो हम ग्रहण करते हैं, तो प्रकृति हमारी जो है वो भारतीय संस्कृति के तत्व है कि हमने प्रकृति के साथ में रहना सीखा। तो ये सब हमारे तत्वों में आएंगे, ठीक। जब हम आदर्श में जाएंगे, अब ये जो तत्व हमने देखे, ये तत्व जो है हो सकता है आपके आदर्श में भी चले जाएं, विशेषताओं में भी चले जाएं, ठीक। तो इसके बाद में जब आदर्श में जाएंगे तो वसुधैव कुटुंबकम एक हमारा आदर्श है। इसी तरह वसुधैव कुटुंबकम के अलावा अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि को हम देव मानते हैं। और हम जब सहिष्णुता की बात करते हैं, ग्रहणशीलता की बात करते हैं, तो ये कहाँ से आया? आदर्श से आया। ये कहाँ से आया? ये हमारे जैसे वसुधैव कुटुंबकम है, अतिथि देवो भव है, हाँ, इन्हीं आदर्शों के अलावा एक और है जो हम लिख सकते हैं वहाँ पे, जो हमारा आदर्श है, एकम सत। आपने सुना है? एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन सत्य एक है। विप्र मतलब क्या है यहाँ पे? विद्वान। सत्य एक है जिन्हें विद्वान अलग अलग शब्दों में रखते हैं। तो इसका मतलब हम क्या सहिष्णु हो गए, ये हमारे आदर्श है। कौन सा? एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ठीक। इसके अलावा और क्या आदर्श है हमारे? हम पूरे विश्व की सुख की कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः हम कहते हैं, ठीक। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ये हमारा आदर्श है कि सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना, कि सब जो है निरोगी रहें। तो ये हमारे आदर्श है, ये हम कामना करते हैं पूरी दुनिया के लिए, ठीक। ये हमारे आदर्श में चले जाते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है? व्यष्टि मतलब व्यक्ति की जगह समष्टि, समाज के ऊपर ध्यान दिया जाता है। समाज को
या जो है ये माना जाता है कि एक व्यक्ति की सत्ता उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी एक समाज की या एक पूरे विश्व ब्रह्मांड की सत्ता है। और ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये कहाँ से जो है आया है, तो ये यहाँ से आया है, एक मिनट, इसका भी है पिंडे, एक मिनट मेरे दिमाग से निकल गई वो, मैं आपको बता दूंगा कि तद पिंडे यथ पिंडे तत् ब्रह्मांड, मतलब जिस तरह का पिंड है, जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये हमारा एक आदर्श है। तो हम समझ, ये सारे आदर्श जो है ये हमारी भारतीय संस्कृति के आदर्श है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमसे ये पूछे कि हमारी भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श क्या है, तो फिर हमको इन सब में नहीं जाना है कि ये सब हमारे आदर्श है। हमारे आदर्श क्या है, वसुदेव कुटुंबकम हमारा आदर्श है। हमारे आदर्श क्या है, अतिथि देवो भव हमारा आदर्श है। हमारा एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति ये हमारा आदर्श है। और सर्वे भवन्ति सुखिनः ये हमारा आदर्श है। तो ये सब जो हम जिसके ऊपर चल रहे हैं, है ना, जो हमको लीड करते हैं, वो सारे हमारे आदर्श में चले जाएंगे। और इन दोनों के कारण जो बनता है वो हमारी विशेषताएं हैं। ठीक, ये दोनों मिक्स करेंगे आप, तो फिर जो बनेगा वो हमारी विशेषता हो जाएगी। तो जब आपसे आदर्श तत्व पूछे जाए, मूल तत्व क्या है, तो आपको कहाँ जाना है, हमारा परिवारवाद जो है, हम परिवार के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, अध्यात्मवाद हमारा भौतिकवाद, और इन सबको फिर हमको आगे कैसे बढ़ाना है। जैसे जब अध्यात्मवाद में जाएं, भौतिकवाद में जाएं, तो फिर हमको क्या करना है, हमको पुरुषार्थ के बारे में बात करना है उसी टाइम पे हमको आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करना है, उसी टाइम पे हमको वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करना है। ठीक है, तो इसके बाद में ग्रहणशीलता जो है, तो ग्रहणशीलता में हम ये वाली चीज़ें कि जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, है ना, हम जो है एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति की बात करते हैं कि हम सबकी। तो हमको क्या करना है कि ये वाले जो आदर्श है, इन आदर्शों को इन तत्वों के साथ जोड़ना है। और जब विशेषताओं की बात करो, तो विशेषताओं में सीधे सीधे जो हमारी विशेषताएं हैं, क्या जो हमारी विशेषताएं क्या क्या है, अगर हम देखने जाएं तो हम भारतीय संस्कृति की विशेष, समाजवाद हमारा न तत्व है न आदर्श है, वो हमारी विशेषता है। हम जैसे समाजवाद में, और हमारा ये समाजवाद वर्ड टर्म अलग है, हम समाज को लेके चल रहे हैं वो अलग है, समाजवाद टर्म अलग है। मतलब समाजवाद जो है, ये समाजवाद, पूंजीवाद, ये सारी आर्थिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई टर्म है। नहीं, वो सामाजिक न्याय की बात हुई। जैसे सोशलिज्म जो है वो क्या है, वो प्रोडक्शन का मीन है ना, प्रोडक्शन का मीन प्लस जो है प्रोडक्शन जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, प्लस उसका प्रोडक्शन का फ़ायदा किस तरह से मिलना चाहिए। जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, और जो है ये समाजवाद पूंजीवाद से मिलके जो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है, जैसे जो भारत के अंदर है, तो ये अलग है ना। जैसे हम अगर ये बात करें कि हम समाज जो है उसको साथ में लेके चल रहे हैं, तो वो फिर समाजवाद नहीं, वो सामुदायिक भावना कह सकते हैं उसको, है ना, कि हम कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच रखते हैं हमेशा। हाँ, वो सारी आदर्शों में जाएगी, कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो हमारा सोशल जस्टिस, उसको हम सोशल जस्टिस बोलेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस बोलेंगे, लेकिन उसको समाजवाद नहीं बोलेंगे। समाजवाद क्या है, एक जो है प्रोडक्शन की टेक्निक है, या प्रोडक्शन का एक तरीका है कि इस तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें क्या है, जैसे एक आपने खेत है, तो वो खेत जो है उसका क्या किया, नेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब उसके ऊपर केवल जो राष्ट्र है उसका स्वामित्व है अब। और एक बार जब वो जो है उसका स्वामित्व हो गया, तो अब बाकी लोग सारे जो वहाँ काम कर रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्शन होगा उसमें भी किसका स्वामित्व होगा, सरकार का स्वामित्व होने के बाद फिर क्या होगा, उसके बाद में सरकार आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको दे देगी। ये समाजवाद है। हाँ, आदर्श में आप डालो ना, वो मना वाली बात नहीं है। मतलब अर्थव्यवस्था भी अपने आप में एक संस्कृति है। हमने व्यापार की बात की तो व्यापार भी संस्कृति है। मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं ना, कि हम समाज को लेके साथ चल रहे हैं, उसको समाजवाद। तो ऐसा नहीं है, जैसे आप सोशलिज्म देखें, समाजवाद और पूंजीवाद, इन दोनों, ये दो जो है आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चलने वाली टर्म्स है ना।
अब इसमें समाजवाद, इसको सबसे गलत तरीके से समझा जाता है कि समाजवाद मतलब क्या हुआ कि समाज जो है वो उसको साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है। समाजवाद या सोशलिज्म क्या है कि आपका प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से, आपको पता है जैसे जो इंडस्ट्रीज़ बनती है ना, इंडस्ट्रीज बनती है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, कैपिटल, लेबर, लैंड और एंटरप्रेन्योर, है ना। अब यहाँ पे और यहाँ भी यही कैपिटल, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर, है ना। अब इसमें पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि कैपिटल किसकी, यहाँ पे गवर्नमेंट की, स्टेट की कैपिटल। यहाँ एक स्टेट है जिसकी कैपिटल है। लेबर कहाँ से लेके आया, वो अपनी जो पॉपुलेशन है उसको एज ए लेबर उसने यूज़ किया। तो लेबर कौन है यहाँ पे, पॉपुलेशन उस स्टेट की, उसको उसने क्या किया, अपने काम में लगा दिया। लैंड किसका, गवर्नमेंट का, स्टेट का। और एंटरप्रेन्योर कौन है यहाँ पे, कौन डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, उसका जो है प्रोडक्शन का मीन कौन सा हो, वो कौन डिसाइड करेगा, वो भी स्टेट। तो यहाँ पे कैपिटल भी स्टेट के हाथ में है, लैंड भी स्टेट के हाथ में है, एंटरप्रेन्योर भी स्टेट है, और लेबर जो है वो उसने अपनी पॉपुलेशन को बनाया है। अब जो प्रोडक्शन होगा यहाँ से, ये सारा किस लिए किया जा रहा है, प्रोडक्शन के कारण, प्रोडक्शन के लिए। तो ये प्रोडक्शन जो हुआ इसको, इसके ऊपर स्वामित्व किसका, स्टेट का। और बांटेगा जो पॉपुलेशन को स्टेट बांटेगा, तो किस तरह से बांटेगा, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, जिसकी आप जितनी आपको ज़रूरत है उतनी। दूसरी तरफ कैपिटलिज्म में क्या है, तो कैपिटलिज्म में ये कैपिटल किसकी, एंटरप्रेन्योर की, लैंड किसका, एंटरप्रेन्योर का, लेबर वो क्या करेगा, सैलरी बेस्ड रखेगा लेबर, और जो यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन वो किसका, वो भी एंटरप्रेन्योर का। यहाँ पे स्टेट का रोल बिल्कुल भी नहीं है। समाजवाद और पूंजीवाद ये है, वो फिर रेगुलेशन में रोल है ना। वो फिर हम जैसे आज जैसे यहीं से आगे बढ़ जाएं, अगर जो जितना हमने समझा, तो यहाँ पे ये सारी जो दोनों चीज़ें हुई, इसमें स्टेट क्या कर रहा था, इसमें समाजवाद में मैनेज भी कर रहा, रेगुलेट भी कर रहा। तो जब हम 1991 तक थे, 1991 तक हमारा था, तो हम तब तक समाजवाद की बात करते थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है हमारी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या था, वहाँ पे मिश्रित थी। वैसे हमारी अगर प्रॉपर समाजवाद की बात करें तो उसमें ये सारी चीज़ें होती है। तो उसमें क्या हो रहा था कि आपको क्या बनाना है, कितना कैपिटल उसमें लगना चाहिए, ठीक, वो स्टेट डिसाइड कर रहा था, है ना। इसके बाद में लेबर, और लेबर के वो क्या होगा, लेबर के अधिकार क्या होंगे, लेबर को कितना जो है पैसा देना है हमको, ये सारा कौन डिसाइड कर रहा था, ये भी स्टेट कर रहा था। फिर इसके बाद में लैंड जो है वो कितना आपके पास हो सकता है, लैंड होल्डिंग आप कितनी रख सकते हैं, ये भी स्टेट डिसाइड कर रहा था। प्रोडक्शन कितना आप कर सकते हैं, एक प्रोडक्शन पे भी एक लिमिट थी, है ना। इसके बाद में प्रोडक्शन पे लिमिट होने के बाद एक्सपोर्ट पे लिमिट थी, इंपोर्ट पे लिमिट थी, उसमें सब में लाइसेंस लगता था, है ना। तो लाइसेंस लग रहा है, ये सारा काम कौन, स्टेट संभाल रहा है। इसके कारण क्या हुआ था फिर कि अब अगर पॉपुलेशन को, जो लेबर है उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, एंटरप्रेन्योर जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सारा फ़ायदा स्टेट ही लेके जा रहा है ना। और स्टेट से इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो स्टेट अपने हाथ में रखा हुआ था, तो उसके कारण क्या, लाइसेंस राज हो गया था हमारे यहाँ पे। अधिकारी जो लाइसेंस देने वाले हैं वो अपने किसी दोस्त यार को लाइसेंस दे देते थे। लाइसेंस देने के बाद में फिर क्या होता था कि ये भ्रष्टाचार की जड़ बन गई थी मतलब, और हमारा पूरा जो सिस्टम था वो कोलैप्स होने वाला था। किस कारण से, क्योंकि हम ये सारा, ये वाला जो नेशनलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमने कैपिटलिज्म से मिक्स किया। कैसे किया, हमने एंटरप्रेन्योर तो रखा लेकिन उसके ऊपर लिमिट लगा दी। क्या, एंटरप्रेन्योर किस लिए होता है, कोई एंटरप्रेन्योर है जैसे जिसकी पूंजी है, जो आप, जैसे आपका कारखाना है कोई, तो आपका कारखाना है तो आप क्या डिसाइड करने के लिए वहाँ पे हो, आप मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे, आप ये डिसाइड करेंगे मेरे को प्रोडक्शन क्या करना है सबसे पहले तो, ठीक। तो सबसे पहले जैसे एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो क्या डिसाइड करने वाला है, एक तो
सबसे पहले कि मुझे क्या बनाना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन, कितना बनाना है और कहाँ बेचना है। क्या बनाना है ये भी स्टेट बता रही थी, कितना बनाना है ये भी स्टेट बता रही थी, कहाँ बेचना है ये भी स्टेट बता रही थी। इसके कारण क्या हो रहा था, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से क्या, ये शुरू करने के लिए भी, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको बनाने के लिए केवल कॉटेज इंडस्ट्री को दे रखा, जैसे मोमबत्ती केवल कॉटेज इंडस्ट्री बनाएगी, बड़ी कोई नहीं बना सकती। साबुन जो है वो केवल एक मीडियम और स्मॉल स्केल वाले बना सकते, बड़े नहीं बना सकते, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो गई, क्योंकि ये डिसाइड करने वाला जो आदमी है, इसके ऊपर इन्होंने एक डंडा रख रखा था लाइसेंस का, कि बिना लाइसेंस के आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक, तो एक तो ये हुआ। लैंड के साथ क्या सिस्टम था कि लैंड जो है वो आपकी लैंड होल्डिंग के ऊपर भी सीलिंग की। दूसरा है कि आपको किसी से लैंड एक्वायर करना है तो उसमें भी सरकार के पास जाना पड़ता कि आप जो है हमको ये दिलवाओ परमिशन कि ये वाली ज़मीन हम इंडस्ट्रियल यूज़ में ले लें, है ना। इसके बाद में कैपिटल के ऊपर भी जो है इन्होंने क्या कैसे कर रखी थी। कैपिटल मेनली आती कहाँ से है, आपको जैसे पूंजी चाहिए, आपको कारखाना खोलना है, आपको पूंजी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको आपके पास जो है लाखों करोड़ों रुपए रखे होंगे। आप किसके पास जाएंगे उसके लिए, बैंक के पास। अभी बैंक का जो है जितना, जैसे अभी बैंक का आप CRR SLR जानते हैं, CRR SLR के बारे में जानते हैं ना, कि बैंक क्या है, एक निश्चित राशि उनको अपने पास रखनी पड़ती है, उसके ऊपर ही वो जो है क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, उसके ऊपर ही वो उधार दे सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या कर रखा था कि वो जो पूंजी है, कैपिटल है, वहाँ पे 50% से ज़्यादा जो है CRR SLR था उस टाइम पे। पूंजी कम बची तो दे भी कम सकते हैं। इस तरह से इन्होंने क्या कर रखा था सरकार ने कि वहाँ पे भी जो है अड़ंगा लगा रखा था। तो ये सारी चीज़ें जो हमको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो फिर हम बर्बाद होने की स्थिति में आए। तो IMF ने कहा कि भैया तुमको कुछ सुधार करने पड़ेंगे, ये जो सारा तुमने सोशलिज्म के नाम पे जो ये सब खड़ा कर रखा है, ये सब ख़त्म करो तो हम हेल्प करेंगे। तो क्या हुआ, ये जैसे कैपिटल है, आज हम देखते हैं कि CRR SLR कितना हो गया, 22 और 4 है शायद, मतलब 25-26%। पहले कितना था, 50-55%। तो अब उनके पास पूंजी बची, तो अब किसके पास गई, एंटरप्रेन्योर के पास। लेबर जो है, लेबर लॉस को हमने ढीला किया, धीरे धीरे करके लेबर लॉस को ढीला किया। जो हड़ताल है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। जो एक कल्चर था कि वहाँ पे जो कर्मचारी है वो सबसे पहले एक उसमें चले जाते थे, इनकी क्या होती है, यूनियन में, और यूनियन मिलकर हड़ताल कर देती थी। उन सबको जो है रोकने के लिए काम किए। तो लेबर को जो है फ्री किया और लेबर को किसके भरोसे छोड़ दिया, मार्केट के भरोसे। इसके बाद में लैंड जो है उसको भी हल्का किया, लैंड होल्डिंग। अब जो है लैंड खरीदना ज़्यादा आसान हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, लाइसेंस जो है वो ज़्यादा आसान हो गए। तो ये सारा जो चीज़ें हमने की, इस सबको क्या बोला हमने, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण क्या है, समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ना उदारीकरण नहीं है। राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को कम करना वो उदारीकरण है। लिबरलाइजेशन क्या है, स्टेट का रोल कम करना, किसमें, इकोनॉमी में जो वो कंट्रोल कर रही है, वो कंट्रोल नियंत्रण से नियामक की भूमिका में ले जाना, कंट्रोल से रेगुलेटर की। अभी तक वो कंट्रोल कर रहे थे, अब वो रेगुलेट करते हैं कि कोई कुछ गलती नहीं करे। उसके बाद में आप देखोगे तो कितना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना है, वो उसके बाद ही बना है। क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है कि कोई भी गलत तरीके से जो है कंपटीशन को ख़राब नहीं करे। ठीक, तो हम क्या, नियंत्रण से नियामक की भूमिका में जब स्टेट आए तो उसको क्या कहा, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, कि सरकार का उत्पादन प्रणाली जो है उसको भी किसके, पॉपुलेशन के हाथ में छोड़ना, प्रोडक्शन को भी पॉपुलेशन के हाथ में छोड़ना, वो क्या हुआ आपका, प्राइवेटाइजेशन। ठीक, वैश्वीकरण फिर क्या होगा, ये दोनों तो हो गए आपके। क्या, सबसे पहले उदारीकरण तो ये कि सरकार को नियंत्रण से नियामक की भूमिका में लेके आना, ये तो हुआ आपका क्या, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, कंट्रोलर से रेगुलेटर की भूमिका में लाना। इसके बाद में प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ, प्रोडक्शन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर, उसके अंदर सरकार का, गवर्नमेंट का रोल कम करना, है ना। वैश्वीकरण क्या हुआ कि ये जो सारी चीज़ें बन रही थी तो सरकार कह रही थी कि इसको बाहर मत भेजो, बाहर से जो आ रही है तो हमको प्रोटेक्ट करना है भैया, हमारी जो है
ये कार वार जो है हमारी मारुति है, मारुति सुजुकी जो है, या ये सब जो है ये आगे बढ़े, जब ये एक लेवल पे आ जाएगी, कंपटीशन करने की स्थिति में आ जाएगी, उसके बाद में हम क्या करेंगे, खोल देंगे पूरी दुनिया के लिए मार्केट। ऐसा सरकार सोच के चल रही थी। लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि वो जिनके हाथ में, जैसे टाटा है, टाटा के हाथ में सारी पावर थी, मारुति सुजुकी है उसके हाथ में सारी पावर थी, तो वो क्या कुछ भी जो फालतू जो गाड़ियाँ बनाई जो दुनिया में नहीं बिक सकती वो बनाई और हमारे यहाँ बेच दी। ठीक, ये दिक्कतें आ रही थी। जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो फिर क्या हुआ, पूरी दुनिया के लिए हमारा मार्केट खुला, पूरी दुनिया के लिए हमारा मार्केट खुला, तो कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ते ही क्या हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए नई टेक्नोलॉजी आ गई, वहाँ पे बाहर से काम करने वाले लोग आ गए हमारे यहाँ पे, और इसके साथ साथ धीरे धीरे आज हम इस स्थिति में हैं कि हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीन आपके इसमें है। तो ये समाजवाद और पूंजीवाद, समाजवाद से हम पूंजीवाद की तरफ जो ट्रांसफ़र हुए, सरकार नियंत्रण से नियामक के रूप में जो आई, सरकार प्रोडक्शन के मीन्स से जो आगे अलग हटी, और सरकार ने पूरी दुनिया के लिए भारत का बाज़ार खोला, और भारत के बाज़ार को पूरी दुनिया के लिए, मतलब ऐसा ही नहीं हुआ कि पूरी दुनिया जो है वो भारत में आके और जो है ये सब करने लगी। भारत भी, अफ्रीका में भारत कर सकता है तो भारत अफ्रीका चला गया, भारत के जो लोग हैं, तो वो भी जो है ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। हमारी कैपिटल मूव होना, हमारा रेवेन्यूज़ मूव होना, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन का। हमारा लेबर मूव होना, हमारा लेबर भी मूव होना शुरू हुआ, फिर हमारा लेबर जो है पूरी दुनिया में अब काम कर रहा है। और लेबर में ऐसा नहीं होता है केवल जो है वो जो मजदूर है वही आते हैं। लेबर का मतलब होता है CEO से लेके जो है आखिरी जो आपका ऑपरेटर है वहाँ तक, सब लेबर में आएगी। बस कुछ ब्लू कॉलर होते हैं, कुछ वाइट कॉलर होते हैं, कुछ ग्रे कॉलर होते हैं, लेकिन सब ये लेबर में आएगा। ठीक, तो हमारा लेबर मूव होना शुरू हुआ, तो इसका ये तो फ़ायदे हुए। अब इसके जो नुकसान है वो क्या है, इन सब के जो नुकसान हुए हैं वो सब आपको समझने, और इन सब नुकसानों का भारत की संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा है, उदारीकरण का, वैश्वीकरण का, निजीकरण का, है ना। इसमें मेनली वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, किसके ऊपर, भारत की संस्कृति के ऊपर, ये आपको देखना है। ठीक, तो हम कहाँ थे, वहाँ पे भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श पे थे हम, है ना। भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श क्या क्या है, तो हमने उसमें 4 चीज़ें देखी थी कि ये भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श है जिसमें हम आगे चल रहे हैं, विश्व के साथ हम कैसे काम कर रहे हैं। तो वो हमने देखा कि क्या वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जो बाहर से हमारे यहाँ आ रहे हैं उसके लिए हमने क्या एक आदर्श रखा हुआ, अतिथि देवो भव। जो हमारे अंदर जो विविधता है उस विविधता को समेटने के लिए हमने क्या किया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे कुछ, और इसके अलावा हम जो मैं अकेला हूँ तो मैं समष्टि के लिए क्या सोच सकता हूँ, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। तो इस तरह से हमने क्या है, अपने कुछ आदर्श बनाए, उन आदर्शों के से हमारी कुछ विशेषताएं निकली है। तो अब वो विशेषताएं क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहली विशेषता क्या है भारत की, तो अनेकता में एकता की हम बात करते हैं, वो हमारी एक विशेषता है। ठीक, इसके अलावा निरंतरता है हमारी संस्कृति में। हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से हम शुरू हुए, तो शिव की पूजा, लिंग पूजा उस टाइम भी होती थी, योनि पूजा उस समय भी होती थी, है ना। वो पूजा आज भी चल रही है, पीपल की पूजा तब भी होती थी, आज भी चल रही है। ठीक, मातृ देवी की मूर्ति वहाँ भी मिली है, आज भी हम प्रकृति पूजा करते हैं। ठीक, तो ये सारी निरंतरता जो है, इसमें आप चाहो तो वो सबसे ज़्यादा फेमस कोट है कि रोम यूनान सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो आप कोट कर सकते हैं। इस टाइप की निरंतरता की अगर आपकी बात की जाए तो, है ना। इसके अलावा ग्रहणशीलता हमारी है विशेषता। और क्या विशेषता है हमारी, हाँ, टॉलरेंस, सहिष्णुता हमारी विशेषता। इसमें तो ये जैसे कुछ है इसके अंदर, तो वो हमने 3-4 जो कोट लिखे हैं वो ही हम लिख सकते हैं ना। इसके अलावा और क्या है हमारी विशेषता, निरंतरता है, अनेकता में एकता है, ग्रहणशीलता है, ये सब हमारी विशेषता है। इसके अलावा और क्या विशेषता है भारतीय संस्कृति की, हमने वो जो तत्व देखे उसमें था कि अध्यात्मवाद और भौतिकता का मिश्रण। अब अध्यात्मवाद और भौतिकता का मिश्रण जो है, इसके अंदर आपको अगर नए एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जैसे नए एग्जाम्पल्स अगर आपको लिखने, पुराने तो वो हो गए जो नए नए चलते हैं। जैसे योगा अभी हम जो है पूरी दुनिया में फैला रहे हैं,
तो वो अध्यात्म और भौतिकता का मिश्रण कैसे है कि वो आपको अध्यात्म की तरफ तो धकेलता ही, आपको ध्यान की तरफ धकेलता है, दूसरी तरफ आपका शारीरिक विकास जो है वो सही करता है, आपका मानसिक जो है संतुलन बनाए रखता है, आपके जो है पढ़ाई लिखाई में आपको फ़ायदा होता है अगर आप योग करते हैं तो, है ना। तो इस तरह से आपको नए एग्जाम्पल्स जो हम दुनिया को जो है अभी हमारे दुनिया के सामने रख रहे हैं वो। इसके बाद में हमारे परिवर्तनशीलता एक सबसे बड़ा जो है हमारी विशेषता है। परिवर्तनशीलता किस तरह से है? जड़ता नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जड़ता नहीं है। अपनी संस्कृति को लेकर तो चली जाए, लेकिन भारतीय चीज़ों को भी अपनाना जो अच्छी है। और साथ में और क्या कर रहे हैं, जैसे हमने हमारे यहाँ पे सामाजिक सुधार आंदोलन कितनी बार हुए हैं। हाँ, जैसे सती प्रथा हटी, नहीं, शुरू से देखें अगर तो सबसे पहले बुद्ध जैन आए, जब जड़ता आने लगी तो बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब आए, इन्होंने भारतीय संस्कृति को बदला। फिर उसके बाद में जब मिडाइवल पीरियड आएगा तो उस टाइम पे भक्ति आंदोलन आया है, उसकी शुरुआत किसने करी? शंकर ने। तो शंकर, रामानंद, फिर उसके बाद में तुलसीदास, ये सब, है ना। तो इन्होंने क्या किया, फिर से जो है जो उस समय के हिसाब से जो ज़रूरी था, है ना, उन सबको जोड़ के और परिवर्तन लेके आए। फिर जब वापस से जड़ हो गया तो फिर विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फूले, ये सब लोग आए और इन्होंने फिर जड़ता से हमको बाहर निकाला। तो हम क्या है, एक निरंतरता भी है हमारे अंदर, इसके साथ में जड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लगातार नए विचारों को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं और उनके लिए जो है, जो लोग हमारे नेता बनते हैं, मतलब एक तो दुनिया में जो नेतृत्व किया है हर तरह से, जैसे पॉलिटिकल उसमें जो है नेतृत्व आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको यहाँ एक कल्चर के अंदर लगातार नए नए आपके नेता आ रहे हैं, लीडर्स आपके आ रहे हैं, है ना। तो जब आप इसकी बात करें परिवर्तनशीलता की, तो उन सबको आपको लिखना है, कोट करना है पुराने टाइम से, जिन्होंने लगातार जब भी जड़ता आई, जब भी ऐसा लगा कि यार अब ख़त्म हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा, तो इतने में एक नया आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है जो हम लगातार जो है बदलते जा रहे हैं, मतलब हम टाइम के साथ में। इसके बाद में जब ये यहाँ पे आध्यात्मिकता और भौतिकतावाद को लिखे, तो इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप गुप्तकाल का लिखना, कि जब हमने संस्कृति में कालिदास भी हमारे सामने उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे आर्यभट्ट भी है, ठीक। तो हम विज्ञान के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं उस टाइम पे, हमारी संस्कृति के ऊपर भी, धर्म के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा धार्मिकता हमारी, या जो है, नहीं धार्मिकता नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जो हम, जैसे हम जो इस्लाम है या ईसाई है, ये लोग बाहर से आए हैं, है ना, ये लोग नहीं, ये धर्म बाहर से आए हैं, लेकिन जब भारत में आ गए तो भारतीय इस्लाम हो गया वो, है ना, भारतीय ईसाई हो गए वो। उनके ईसाई धर्म में भी जो है भारतीयता आ गई, इस्लाम धर्म में भी भारतीयता आ गई। तो ये क्या है? आदान प्रदान, मतलब आदान प्रदान के साथ में अपने, हाँ, इसको समरसता, इसको कह सकते हैं हम, समरस है, समरसता हम जो है आपस में। तो ये कुछ है, इसके अलावा और भी आपको मिल जाएंगे जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं होगी। अब इसके अंदर कुछ कोट्स जो मैंने लिखा है, आप अगर उत्तर लिखने जाएं तो उन कोट्स को लिख दें तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कोट्स नहीं समझ में आते, पर हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमको हमेशा स्कूल में बिठाते हैं लिखने के लिए, और स्कूल में आपको चारों तरफ कोट्स दिखते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है उस टाइम, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका लगा के कि यार कहीं आसपास कुछ हो तो मैं लिख दूं, है ना। तो वो लिखते हैं, मैंने भी लिखा है, और मैंने तो वो 7th क्लास के बच्चे की कविता लिखी है कि वो मतलब 138 नंबर थे मेरे यूपीएससी में ऐसे में, है ना, और उसमें मैंने 7th क्लास के बच्चे की कविता शुरू किया था कि सुबह उठ के जो है घूमने जाओ, वापस आओ, ब्रश करो, फिर खाना खाओ, ऐसा करके उसने एक पोयम लिखी हुई थी। और वो मैंने कल आपको एक ऐसे का टॉपिक बताया, मनुष्य से मानव बनने का सफ़र ही जीवन है, वो मानव से मनुष्य बनने का सफ़र जीवन। तो उसमें शुरुआत वहाँ से कर दी थी कि यार ये जो है ये क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है ना कि हम मानव से मनुष्य बन रहे हैं, है ना, हम मतलब सीख रहे हैं, हम चीज़ों को सीखने के बाद में एक जो है हमारे अंदर आदर्श पैदा कर रहे हैं, तो तभी हम मानव बन पाएंगे। हम ह्यूमन क्यों कहलाएंगे, हम तो जानवर हो जाएंगे फिर। तो इस तरह से आप वहाँ पे आसपास जो कोर्ट से लिखे हुए मिले उनको भी काम में ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा तो टॉयलेट करने चले जाएँ, वो इतनी पट्टियाँ लगा के रखते हैं कि आपको वहाँ पे कुछ न कुछ मिल जाएगा। घर से याद करके जाने की, बहुत ज़्यादा याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है कोट्स को, ठीक है। तो
ये अभी वैसे वो अलग से पढ़ाने का था कि उदारवाद क्या होता है ना, और वैश्वीकरण क्या होता है, इसके अलावा वैश्वीकरण के अलावा एक और कौन सी, निजीकरण क्या होता है ना, तो वो इसमें बीच में आपके निपट गया। तो आपको ये वो समझ में आ गए तीनों, है ना, तीनों सिद्धांत जो है। इसके बाद समाजवाद पूंजीवाद समझ में आया क्या है इसका। अब आपको क्या देखना है, घर जाके आराम से 15 मिनट लेना अपने वैश्वीकरण और उसका भारतीय संस्कृति पे प्रभाव। ठीक, उदारीकरण निजीकरण का हमारे किस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, उदारीकरण और निजीकरण का हमारी अर्थव्यवस्था पे, पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा है वो किस पे पड़ा है, हमारे संस्कृति पे। तो ये आपको एक बार जो है लिखना खुद से, और खुद से लिख के कल मेरे को बताना। आज आपने जो आंसर लिखे वो अभी मेरे को दे दो, अगली क्लास आपकी जब तक होगी तब तक मैं चेक करके आपको दे दूँगा, है ना।